चलिए तो शुरुआत करते हैं डिस्कशन को आज। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत ज़्यादा स्वागत है और खासकर मेरे तरफ से तो स्वागत ही स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। बिहार पुलिस स्पेशल सेट का जो है आगाज हो चुका है और सारे क्वेश्चन यहीं से फंसना है। एक-एक क्वेश्चन फंसा लेंगे हम लोग। बहुत ही अनुभव के साथ क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है और उसकी डिस्कशन तो और भी लाजवाब हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और बहुत प्यार भी दे रहे हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं और कमेंट करते हैं। इससे मेरा एनर्जी और दुगना हो जाता है और हम और पूरी ताकत लगाकर आप लोगों के बीच आने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से है, आज हम लोग सेट नंबर 1 से 20 तक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और उसका पूरा डिस्कशन आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मज़ा आएगा, इस बात का हम भरोसा भी दिलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस डिस्कशन को। पहला सवाल है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों, सारे सवाल एग्जाम ओरिएंटेड एवं एग्जाम के इर्द गिर्द को देखते हुए ही बनाया गया है। इससे लेवल अगर ऊंचा जाता है तो इससे पहले 20 सेट कराया गया, आपको वहां से सवाल फंस जाना है। अगर लेवल यहाँ रहने वाली है तो ए तो पक्का लगेगा ही लगेगा, तो बाहर नहीं जाना है। और कुछ क्वेश्चन जो सबके लिए टफ होगा वो आपके लिए भी टफ होगा, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सब पे पहाड़ टूटना है तो आप पे भी टूट जाए तो कौन सी बड़ी चीज है ना। तो सिलेक्शन आपका भी इस बार होना है, ये तय है। और साइंस का क्वांटिटी एक बेहतरीन भूमिका निभाएगा बिहार पुलिस में, ये हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं। इसलिए साइंस को इग्नोर नहीं कीजिए, साइंस को एकदम अपने जो है स्टडी टेबल के रूटीन में ज्यादा समय में रखिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश मतलब हो गया व्हाइट, क्या व्हाइट, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश की किरण कांच के एक प्रिज्म है। अब एक कांच का प्रिज्म लेते हैं हम लोग, एक कांच का क्या लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं। इस प्रकार का प्रिज्म ले लेते हैं। तो कांच के प्रिज्म से जब इसको गुजारेंगे तो क्या करेगा, ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। क्या करेगा मेरे साथी, 7 रंगों में बढ़ जाएगा। ये 7 रंग आपको आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 रंग आएगा भी आई बी टी वाई ओ आर। आप देख सकते हैं कि भी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, सी का मतलब होता है ग्रीन। इस सब से आप अवगत ही होंगे जहाँ तक हमको लगता है। ओ का मतलब होगा ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। जब ये प्रिज्म से टूटता है तब इसमें क्या परिवर्तन होता है, हम आपको ये बात बता दें। इसमें सबसे बेहतरीन चीजों का जो परिवर्तन होता है और वो है, नीचे से ऊपर की जब जाइएगा तो इसका तरंग ध्वज बढ़ेगा, तरंग ध्वज, और वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता, बाद बाकी सब कुछ घटता है, बाद बाकी सब कुछ घटता है, सब कुछ घटता है। यदि आप लाइट चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो 127 क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे ही यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए आप लोग। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम बेहतरीन और ताबड़तोड़ हुआ है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो तरंग ध्वज और वेग बढ़ जाता है नीचे से ऊपर जाने पर और बाद बाकी सब कुछ घटता है। इसका यह मतलब है कि वायलेट का तरंग ध्वज कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन ध्रुवीकरण सब कुछ इसका कम होने वाला है। तो सवाल पहला बोला है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, तो सबसे अधिक विचलन भी बैगनी का होगा, सबसे अधिक विचलन भी बैगनी का होगा। इसका यह मतलब है कि बैगनी कलर का जो है विचलन अधिकतम होगा, प्रकीर्णन अधिकतम होगा, ध्रुवीकरण अधिकतम होगा, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन जैसे सारे चीज इसका अधिकतम होगा, ठीक है। अगर आप प्रिज्म के बारे में चर्चा करें तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म
ये प्रिज्म जो होता है ये फ्लिंट ग्लास का बना होता है और इसमें सतह की संख्या जो है ये 5 होती है। आगे बढ़ जाए, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आज का डिस्कशन और भी बहुत लाजवाब होगा, इस सवाल को नोट कीजिए। चलिए आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ये स्टेनलेस स्टील में, और सबसे पहली बात कि सवाल को आप लोग पूरी गहराई से और गौर से देखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मौजूद नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे, फटाक से बनेशन मार दोगे, जो होता है वही। कई बार मिस्टेक होता है इस वजह से। तो सवाल को अगर आप गहराई से देखते हैं तो आपको मिस्टेक नहीं होना है, और नहीं तो आप छोटी छोटी मिस्टेक करके भी बहुत बड़ा गलतियां कर बैठेंगे, और इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर आप हाथ मलते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं होगा। और आपको तो पता है हमारी सरकार के बारे में कि कितनी बेहतरीन काम कर रही है। यदि वैकेंसी कब आती है, जब उनका जो है खुद का चुनाव होता है, उसके बीच में पता नहीं वैकेंसी कहाँ चला जाता है। नहीं, तो ये भी एक डिमेरिट है हमारे सरकार में, क्योंकि उनका तो एज रिलैक्सेशन है नहीं, लेकिन हम स्टूडेंट का तो एज का भी फैक्टर है। यदि हम अपने समय से नौकरी ना लिए तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, और कंपटीशन में दिन पर दिन बढ़ रहा है। बच्चे भी हर साल 25 लाख 30 लाख बच्चे हमारे साथ कॉम्पिटिटिव बनते हैं किसी एक एग्जाम के लिए। ऐसा अगर आप सही से हिसाब कीजिए तो 50 लाख, यदि 28 राज्य की चर्चा करें तो 50 लाख कॉम्पिटिटर हर साल पैदा होते हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं नए नए। तो इससे बचने के लिए आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, और सिलेक्शन बहुत जल्दी तब होगी जब आप पढ़ेंगे। तो पूरा समय का यूटिलाइज कीजिए आप भी, क्योंकि समय के पास भी उतनी समय नहीं जो आपको दोबारा समय दे पाए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि समय से नौकरी ले और हम लोग जो है मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का डिस्कशन करते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील में अपना क्रोमियम निकेल प्लस फेरम होता है। क्रोमियम निकेल फेरम, फिर से देखिएगा, क्रोमियम निकेल और फेरम होता है। मेरा हिंदी मत चेक कीजिए, हमको पता है निकेल कैसे लिखाएगा, फेरम होता है। फेरम मतलब लोहा होता है। आपको एक बात बता दे, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम रहता है जिसके वजह से जंग नहीं लगता है। तो साइकिल का ऊपर वाला देखे होंगे रिम, ऊपर हैंडल देखे होंगे हैंडल, उसमें कभी जंग नहीं लगता है। एक ताला में जंग नहीं लगता है, क्योंकि वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है और उसमें क्रोमियम होता है और निकेल होता है। वह जंग रहित होता है, उसमें कभी भी जंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ और बातें बता देते हैं आपको। जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल क्या क्या होता है। आपको देख रहा होगा कि इसमें जर्मन है और सिल्वर भी है, तो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें सिल्वर की मात्रा होगी, ऐसा नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती है, और यही वजह है कि ऑप्शन में बार बार फंसाया जाता है, क्योंकि जो नाम है वो है ये नहीं उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील ए है, जर्मन सिल्वर ए है। आपको कुछ बातें और बता देते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग लिखिएगा पिताजी, आप कहिएगा ये पिताजी क्या है जी। पिताजी में होता है पी से पित्तल, पी से पित्तल। अब पित्तल जो होता है ये तांबा और जिंक का बना होता है, तांबा और जिंक का बना होता है, तांबा प्लस। अगर हम चर्चा करें टाटी, टाटी मतलब तांबा और टीन, तांबा और टीन, और तांबा और टीन से कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा। तांबा और टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। यदि एसएन और पीबी मिला देते हैं तो एसएन पीबी मिला के हम लोग फ्यूज बना सकते हैं, या इसी के साथ सोल्डर भी बना सकते हैं। तो ये सब बातें जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिश्र धातुओं के बीच जो है कॉम्बिनेशन है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग इतनी बातें को याद रखिएगा। आपको एक चीज और बता दे,
एक होता है नीता, नीता, ये सब ट्रिक के साथ है। निकेल प्लस तांबा, अगर ए कीजिएगा तो ए हो जाता है सिक्का धातु। अभी जो सिक्का बन रहा है हम लोगों को, सिक्का जो अभी हम लोगों को मार्केट में मिला है वो निकेल और तांबा का है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल का डिस्कशन आप लोगों को इतना तक हो पाया। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 3 को देखते हैं, और 3 नंबर सवाल आप लोगों के बीच यहाँ है। इसको नोट कीजिए आप लोग बेखूबी, अच्छा से नोट कीजिए, यही से सवाल बनना है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, आप चिंता न कीजिए, जितना लिखाया जा रहा है वही है। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आपको एक बात बताते, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम करने के लिए तकरीबन 8 अनुसूची तैयार किया गया था, जिसमें वन्य जीव मतलब वन के अंदर जो जीव है उसको कैसे संरक्षण दिया जाए, उसका कैसे शिकार न हो, उसका पालन पोषण कैसे हो, ये सब का विस्तृत चर्चा किया गया था। उसका आवास कैसा हो, वहाँ की प्रकृति कैसा बनाया जाए, ये टोटली। तो अनुसूची 1-2, फिर अनुसूची 2-4, अनुसूची 4-6, अनुसूची 6-8, इस प्रकार से जो है बनाया गया था, और उसके अंदर बहुत सारे विस्तृत चर्चा किया गया था। तो टोटल तो यहाँ बताना मुश्किल है क्योंकि डिस्कशन है, लेकिन हम आपको वो सब बातें लिखा देते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। हालांकि पूछे तो अनुसूची भी जाते हैं, लेकिन डिस्कशन में वो सब क्लियरिफाई करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इससे समय का बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और आप वीडियो भी जो है समय देख कर ही देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वीडियो 1 घंटा के अंदर में ही आप लोगों का जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि इसलिए तो ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, मन मजाक में इस वीडियो में नहीं कर पाते हैं, तो केवल और केवल पढ़ाई की बातें होगी। ठीक है, चलिए आपको बता दे, वन संरक्षण अधिनियम की चर्चा करेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे साथी। वन्य जीव संरक्षण के अध्ययन करेगा तो 1972, वन संरक्षण 1980। अगर आपको करेगा टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना कब आया था, तो बाघ परियोजना आया था आयुष, बोले थे आप लोग 1973 ईस्वी में। अगर आपको कहेगा हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी परियोजना यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो आया था 1992 में आया था। कितने में आया था? 1992 में आया था। आप लोग लिखिएगा, साथ ही साथ हम आपको लिखाते चलते हैं। हाथी परियोजना हो गया। गिद्ध संरक्षण अधिनियम जो है, जितना लिखा रहे वही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं होगा। गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। जगह बच रहा है क्या? अगर जगह बच रहा है तो हम आपको लिख देते हैं। तबीयत थोड़ा सा खराब है, बारिश में भीग गए थे हम। चलिए मैनेज करते हैं हम लोग, लेकिन क्लास ऑफ नहीं करेंगे। ए सेट का डिस्कशन हमेशा लगातार जाते रहेगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखाते हैं हम लोग। कछुआ संरक्षण अधिनियम 1995 में आया था, साथ में लिखते चलिएगा। कछुआ संरक्षण अधिनियम 1995 में था। इतना नोट कीजिए कि तो फिर हम आगे लिखाते हैं। बहुत सारा है जो अधिनियम पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लगातार याद रखिएगा। चलिए लिखना चालू करें, इसको मिटाते हैं और आगे लिखते हैं। अपने नॉलेज में ऐड करते चले जाइए, ये सब लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए, अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको ही याद कीजिएगा, यही पूछा जाएगा। आपको है हंगुल, हंगुल परियोजना या कस्तूरी मुर्ग, कस्तूरी मृग परियोजना, ये दोनों के दोनों परियोजना जो है परियोजना, ये दोनों के दोनों 1970 ईस्वी में बना था। कोई दिक्कत किसी को? है ना। आगे बढ़ते हैं। गेंडा परियोजना 1987 में बना था, और हिम तेंदुआ 2009 में। तो गेंडा परियोजना लिखिएगा आप लोग, 1987, और क्या बच रहा है एक लास्ट, हिम तेंदुआ 2009, हिम
तेंदुआ, भीम तेंदुआ परियोजना जो था 2009 में। चलिए इतना लिख लिया आप लोग, हो गया, नोट हुआ, बढ़े आगे। ये मत पूछ मेरे महबूब मेरी मंजिल कहाँ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु ही हो। तो केवल धातु होगा कब? जिसके लास्ट में केवल धातु। इसका एक ट्रिक है कि जिसके लास्ट में खाली म आ जाए, इस तत्व तत्व के नाम के पीछे, नाम के लास्ट वर्ड म या एम हो जाए, नहीं म या एम का उच्चारण हो, तो वो सब जो है वो धातु में आते हैं। वो सब किस में आते हैं? धातु में। यहाँ देखिएगा तो कार्बन अंतिम में न आ रहा है, कार्बन को कैसे लिखेंगे? कार्बन, अंतिम में न आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होना है, क्योंकि हमें छाटना क्या है? धातु। हमें क्या छाटना है? धातु। आप देखिएगा तो ब्रोमीन, यहाँ भी आ रहा है न, ब्रोमीन यहाँ न आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। क्रोमियम, निकेल, जिरकोनियम और न से नाइट्रोजन, एन से क्या आ रहा है? नाइट्रोजन, 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 तो अंतिम में न आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होना है। इसका यह मतलब है कि बेखूबी हम समझ सकते हैं कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही बच रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बच रहा है? 4 ही बच रहा है। इस प्रकार से आप पकड़ने का कोशिश किया जाए, सारा क्वेश्चन आपसे पकड़ाएगा। 4 के बाद सवाल नंबर 5 को देखते हैं। भार का ऐसा मतलब क्या है? मेरे साथी आपको एक बात बताते, भार चाहे बल पूछेगा चाहे पूछेगा प्रणोद, इस तीनों का ऐसा मतलब, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, तो न्यूटन ही होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? न्यूटन। भार, बल, प्रणोद, कैसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 हो गया हो, तो सवाल नंबर 6 पे हम लोग बढ़ते आगे। सवाल नंबर 6, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? सवाल 6 है, आप गहराई से पढ़िए सवाल को। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? क्या होते हैं मेरे साथी? नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम क्या करते हैं, पानी में चीनों को मिला देते हैं, तो शरबत का निर्माण हो जाता है, नहीं हो जाता है? होता है या नहीं होता है? तो होता है कि नहीं होता है, ये ना बोलो। होता है ना? फिर खामोश क्यों हो? बोलो ना जी। एकदम मतलब जो है वीडियो चला के इधर उधर नजर कर रहे हो, मतलब क्या मतलब है? यहाँ तक हो ना। कौन कहता है कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? चलो कुछ कह देते हैं, आप लोग बोर हो रहे होंगे। कौन कहता है कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं? हम आप ही से मोहब्बत करते हैं, ये केवल हम कहते हैं। चलिए ठीक है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन एकदम सही है, ये भी होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही। इसका यह मतलब है कि उपरयुक्त सभी सही है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। क्या बढ़े आगे? चलिए सवाल नंबर 6 के बाद 7 देखिएगा। मुर्गियों एवं अंडों का अधिकतम उत्पादन होना क्या कहलाता है? आपको बता दें, बहुत सारा क्रांति आता है, हमारे बायोलॉजी का एक टर्म है जिसमें पशुपालन आता है एक सब्जेक्ट, उसमें आप देखे होंगे बहुत सारा क्रांति है। जैसे आप लिख सकते हो रजत क्रांति, रजत क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति। इसके बारे में हम सेट नंबर 9 में पिछला डिस्कशन जो 1 से 20 तक हुआ था, उसमें हम बहुत बेखूबी से करा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। हरित क्रांति हो गया, आपको बता दें श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति जिसको कहिए, लाल क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल हरियर पीला खाली क्रांति हो रहा है, पीली क्रांति। उसके बाद अगर रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा, और अंडा कौन देता है? मुर्गी।
मुर्गा देता है क्या? इससे संबंधित है। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। उसके बाद श्वेत क्रांति की बात करें तो ये आपको दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन। और लाल क्रांति की बात करें तो लाल लाल टमाटर, टमाटर, टमाटर या मांस। उसके बाद नीली क्रांति की बात करेगा तो नीली क्रांति में आपको आ जाएगा, आपको नीली क्रांति में क्या आएगा, नीली क्रांति में आपको क्या आने वाला है, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के बारे में चर्चा करता है, मत्स्य उत्पादन। और अगर पीला क्रांति बोलेगा तो तेलहन, तेलहन उत्पादन करता है। कुछ बातें और है जो हम आपको लिखाते चलते हैं, चिंता नहीं कीजिए, टोटल लिखेंगे आप लोग, तब तक लिखिए। दिल को लगाते हैरान होते, काश हम मोहब्बत जान। चलिए बढ़े आगे, नोट किया आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको, गोल क्रांति, गोल क्रांति। एक आएगा पूरा क्रांति, पूरा क्रांति। यहाँ धूसर क्रांति भी है। कहाँ आ गया नए क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में आ गए क्या, इसके पहले वाली क्वेश्चन है। चलिए इसी को हम लोग मिटाते हैं, यही थे ना लिखना था जी, नए क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करने चले गए तो उसका देखेंगे, सबका हिसाब करेंगे। गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति हो गया। उसके बाद आपको धूसर क्रांति हो गया, पूरी क्रांति हो गया, उसके बाद एक बहुत अच्छा है बस इतना ही होता है। ऐसे रजत रेशा क्रांति लिख लीजिए, रजत रेशा क्रांति। ये कहीं कंफ्यूजन में आपसे पूछ दे कहीं कि रेशा लगा रहा है यहाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति। तो गोल क्रांति आपको आलू का उत्पादन से हो जाएगा, धूसर क्रांति जो है उर्वरक से हो जाएगा, भूरी क्रांति हो जाएगा आपको भूरी क्रांति आपको हो जाएगा पेट्रोल या डीजल से। अगर रजत रेशम क्रांति बोलेगा तो कपास से हो जाएगा, संबंधित है। और हरित सोना क्रांति बांस से संबंधित है। चलिए तो क्रांति में इतना क्रांति आप लोग अगर याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि सवाल यहीं से फंसने वाला है। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, हाय हाय, शायरी है। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश तुमने देखा है, रब पर रखो भरोसा और अपने मेहनत पे विश्वास करो। क्या खूबसूरत लाइन है, बहुत अच्छा किसी ने भेजा है। आप लोग भी मोटिवेशन हमको भेज सकते हैं, हम बहुत मोटिवेशन को सीरियस लेते हैं और मोटिवेट करने वाले इंसान हमको बहुत पसंद आते हैं। दो ही इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, एक मोटिवेशन करने वाले और एक इंटरटेन करने वाले। तो आप में से अगर कोई है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में अच्छा खासा मोटिवेशन लिख के भेजिए, हम आपको मोटिवेशन को जो है स्क्रीनशॉट करके यहाँ लगाएंगे और आपके माध्यम से सबको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 के बाद 8 देख लेते हैं। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होता है? तो पक्षी में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि जो होता है पूंछ के आधार के भाग पर होता है यहाँ,
ठीक है, इस सवाल का आंसर यही है। पक्षी के बारे में क्या बताया, ये उड़ती है, ये तो जानबे करते हैं आप लोग। चलिए, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। आपको एक बात बताते कि पादप जो है इसका कैटेगराइज किए थे हम, ये बताए थे कि एक होता है क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी, और दूसरा होता है फेनोरोगैमी। क्या होता है, फेनोरो। क्रिप्टोगैमी जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है थैलोफाइटा, बहुत पहले भी इसका डिस्कशन हम करा चुके हैं। एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। अब फेनोरोगैमी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जानकारी है। यदि यहाँ तक है तो इससे आगे हम करते हैं। इससे आगे क्या है, एंजियोस्पर्म वो होता है जिसके अंदर बीजों का निर्माण होता है, मतलब फलों के अंदर बीज होता है, फलों के अंदर बीज होता है। इसमें फलों के अंदर बीज नहीं होता है, जैसे अंगूर है, केला है, फलों के अंदर बीज। यदि थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा जो है एक स्वयंपोषी है। ये क्या है, एक स्वयंपोषी है। अगर स्वयंपोषी है तो आप समझ सकते हो कि क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोफिल होंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें जड़, तना, ये सब नहीं होता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उभयचर वर्ग। और टेरिडोफाइटा एक ऐसा है जिसमें जड़, तना, पत्ती, संवहन उत्तक, ये सब कुछ इसमें उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे फेनोरोगैमिस में एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म जो है इसमें बीज जो है ये कहाँ होता है, फलों के भीतर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एंजियोस्पर्म। नोट कीजिए आप लोग। काश हम मोहब्बत क्या रहा है, बैठ जाओ थोड़ा सा, चलेंगे हम भी साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी को गिरती है, तो मुक्त रूप से जब पृथ्वी को गिरेगी तो इसका जो है स्थितिज एवं गतिज दोनों ऊर्जा नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिरती है, इसका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है, अगर मुक्त रूप से गिरेगा तब, तो एक वर्ड खोजिएगा मुक्त रूप, मुक्त हटा देगा तब बदलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो हमने बहुत अच्छा से बता चुका है कि तना है रूपांतरित। आलू, गाजर, शकरकंद ये सब जो है ये जड़ है, और वो भी मूसला जड़ का प्रकार है। कल के सेट के डिस्कशन में, सेट नंबर 1 के डिस्कशन में इसको बहुत अच्छा से चीरफाड़ किए थे। तो जहां जहां क्वेश्चन रिपीट होगा वहां हम सीधे सीधे आंसर में चलेंगे। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों से के दाब से क्या होगा, कम होगा। एक बात बताइए, आंसर लॉजिक के हिसाब से भी दिया जा सकता है, जानकारी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं। अंतः श्वसन मतलब होता है सांस को अंदर की ओर लेना। अंदर ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का जो दाब है फेफड़ों के दाब से कम हो। यदि फेफड़ों का दाब ज्यादा हो जाएगा, आप सोचिए अगर फेफड़ों का दाब ज्यादा हो जाएगा तब वायुमंडल से आने वाला जो ऑक्सीजन है इसके अंदर प्रवेश करेगा, एकदम नहीं जाएगा। जाएगा जी, अरे नहीं जाएगा। जब दिल के दरवाजे बंद है तो तुम्हारा एंट्री होगा, नहीं ना होगा जी। जब दिल का दरवाजा ही बंद है तुम्हारा एंट्री नहीं होना है, मतलब फेफड़ा का दरवाजा बंद, तब वायुमंडलीय दाब जो है इसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा। इसका यह मतलब है कि प्रवेश कब करेगा, जब वायुमंडलीय दाब जो है ये आना चाहिए और फेफड़ा का दाब जो है कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो इन्हें नहीं करेगा। नहीं समझे, फिर से समझा। फेफड़ा का जो है दाब अगर अधिक हो जाएगा
तो वायुमंडल के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा में जाएगा, नहीं ना जाएगा? तो क्या बोलते हो तुम लोग, जाएगा? इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन जाएगा, नहीं जाएगा? इतना ही सोचना ही था, लॉजिक से आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो एफर्ट के अनुसार लगाया जा सकता है। हमें जानकारी से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने दो उसको 14-14 घंटा। हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो हार्ड स्टडी करने दो। वो 10-10 घंटा किताबें पढ़ जाएगा, उसको किताबें समझ में नहीं आएगा। और कुछ बातें ऐसा है जो उस 10 घंटा का एक छोटा सा टुकड़ा हम आपको बता देंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यही ध्यान रखिए। आप देखिए संसार में बहुत लोग था, देव नीचे गिर रहा था, आम नीचे गिर रहा था, पृथ्वी पर हर चीज गिर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आइंस्टीन को समझ में आ गया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। बस एक छोटी सी आइडिया उसको जो है कि पूरे संसार को गुरुत्वाकर्षण बल समझाने में पूरा मदद की। नहीं तो बहुत ऐसे चीजें हैं जो लोग देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। जाने दो, जाने दो। नहीं आइए, ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो है इस सूक्ष्म आवास में होता है। इसको याद रखिएगा, याद करने वाली बातें हैं। ब्रायोफाइटा जो है एक सूक्ष्म आवास में होता है। इसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रंजन रजत, यहाँ होगा रजत। आप लोग टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। अ, 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 को लगाते हैरान होते, रजत। अब रजत अगर है तो आप जान सकते हो कि रजत में सिल्वर तो होना ही है, SiLVr सिल्वर तो होना ही है। नहीं, इसका यह मतलब है कि टोलेन अभिकर्मक जो होता है, इस टोलेन अभिकर्मक में क्या क्या होता है हम आपको बता देते हैं। क्योंकि टोलेन अभिकर्मक में क्या क्या होता है अगर आप जान लेते हैं तो आपको आसानी से जो है ये चीजें लग जाएगा। क्या होगा? लग जाएगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ सिल्वर है या नहीं है, तो यहाँ भी सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक भी बोलते हैं। ये नया टाइप के क्वेश्चन है आपके सामने, और इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको एकदम नहीं सूझेगा। आप जमीन पढ़ के जाओ, आसमान पढ़ के जाओ, पूरा ब्रह्मांड पढ़ के जाओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो आपको एकदम नहीं दिखने वाला है। उसका कोई माँ बाप दादा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही अच्छा होता है, और न ही तो जबरदस्ती हुमच के मारोगे तो खमच का रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक ना? और चूंकि बिहार पुलिस में तो नेगेटिव है नहीं, तो हमको पता है कि तू लोग जो है मार ही दोगे। अब मार दोगे तो मरवाइयो लोगे, ये बात जान लो। ठीक ना? तो इससे बचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब नहीं मारना है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता था? हम बताए थे कल सेट नंबर 2 में बताए थे कि रॉकेट का है कंसेप्ट है कि रॉकेट न्यूटन के तीसरा लॉ और नहीं तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पहला ऑप्शन होगा और न्यूटन थर्ड लॉ दूसरा ऑप्शन होगा। और दोनों हो तो इनमें से दोनों आंसर होना है। जैसे बीपीएससी में अगर सवाल पूछ देता है तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आंसर बन जाएगा वहां। ठीक है? 15 के बाद 16, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है? जैव पुष्टिकरण के लिए पादप का जो प्रजनन होता है वो रोध प्रतिरोधकता होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता होता है, ये भी सही है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता होता है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों कथन सही है। साथ ही ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, बिहार पुलिस का अक्सर हमने देखा है, बहुत सारे सेट लगाए हैं और तकरीबन हमको लगता है 10+ एग्जाम बिहार पुलिस का हम बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, CDPO, BPSC लगाकर तकरीबन 15 से ऊपर हम अटेम्प्ट ले चुके हैं। तो हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं कि अगर ऑप्शन में इनमें से सभी है तो आंसर होने का संभावना ज्यादा है। 80% आंसर वही होने का चांसेज है, 20% का कौन ले चलता है? नहीं, तो उतना रिस्क ले सकते हैं आप। यदि ऑप्शन में बहुत है मतलब दोनों, तो भी आंसर सही होने का संभावना है, तो भी आंसर सही होने का संभावना है, क्योंकि वो भी 80% के कैटेगरी में आता है।
यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो वो भी आंसर होने का संभावना है, वो भी 80% की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर ऑप्शन इनमें से सभी है, उपयुक्त सभी, तो आंसर होने का संभावना 80% वही है, 20% कोई और हो सकता है। यदि बोथ है दोनों, तो आंसर होने का संभावना 80% वही है, बाकी कुछ होना है तो किस्मत को कौन लेने चलता है। एग्जामिनर अपना माइंड सेट कर दिया होगा पूरी तरह से, तो आप तो छितरा जाइए कीजिएगा कि आपका उम्र कितना है। अभी तो चूजे हो, अभी तो चूजे हो, अभी तो स्टार्ट भी किए हो। अभी आप लोगों का एज जो है बिहार पुलिस में होंगे तो हमको लगता है कि 21-22 साल, 18 साल अभी कंप्लीट किए होंगे, 21-22 के होंगे आप लोग। तो अभी तो नए नए चूजे हो, अभी आपको पूरा तरह से फुदकना कहाँ रहा है, नहीं ना? तो वहां उसकी बातों को नहीं पकड़ पाइएगा। चलिए सवाल 16 के बाद 17। निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अपमिश्रित होता है? इसमें डायग्राम था लेकिन ये लगा नहीं पाया है। आधार इसका आंसर सही होगा। हे प्रभु। निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पमत अपमिश्रित होता है? तो ये आधार होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 17 के बाद 18। सोनार में पराध्वनिक होता है। आप लोग सोनार का फुल फॉर्म जो है जानकारी रखिएगा। सोनार का होता है साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, आर से रेंजिंग। चलिए, सोनार जो है ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा। बस विशेष सवाल नहीं पूछा जाता है सोनार से। सोनार में पराध्वनि का यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इतना है, क्या बात है, लटका बैठल है, क्या हुआ है? ये सबकी समस्या है। मेरे सामने मेरा साथी बैठा हुआ है, बोलता है कि मूड खराब है। जरूर झगड़ा हुआ होगा इसके गर्लफ्रेंड से, पक्का। और ये मूड खराब करके बैठे हुए हैं। गर्लफ्रेंड में क्या देखे हमने, एक चीज देखे लड़कियों में, खैर हम तो बोलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अभी जिस एज में है, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आप लोग सोचिएगा कि इनका ना इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है, यदि वो आपसे सचमुच में प्यार करती है, अगर सचमुच में प्यार करती है, तो ये तो तय है कि आपका मूड खराब होने नहीं देगी। और अगर नहीं करती है, धोखेबाजी कर रही है, किसी और से कर रही है, यूज थ्रो कर रही है, आपको यूज कर रही है, थ्रो कर रही है, और उस टाइप की लड़की है, तो आप जल्दी उसको पकड़िए और छोड़ के भागिए, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि जिंदगी निभाने के लिए एक काफ़ी है, इसलिए तो शादी कराया जाता है। जिंदगी भर एक ही महिला रहती है आपके साथ, और पूरे संसार की खुशी उसके पास होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? तो मुंह मत लटकाओ, चिल करो, खुशी मनाओ, जो हुआ उसे छाने दो, नेक्स्ट ट्राई। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुम फोन कर लो, कौन सी बड़ी बात हो गया? अरे प्यार कभी झुकता नहीं है। देखो मेरा कुछ खास अनुभव इसमें है नहीं। क्या? हाँ, हाँ, लड़कियों में खासियत देखे मेरे साथियों। लड़कियों में क्या होता है, यदि वो घर जा रही है तो आपको मना करके जाएगी कि फोन नहीं कीजिएगा। मम्मी भी उठा सकती है, पापा भी उठा सकते हैं, बहन भाई भी उठा सकते हैं। मतलब उसे अपनी इज्जत की परवाह है। और वो कहीं भी हो, चार सहेली के बीच में हो, चार दोस्त के बीच में हो, कहीं भी हो, और आप 10 आदमी के ग्रुप में खड़े हैं, आपको फोन कर देगी। और आप भी उतना ही बेशरम है, पापा के सामने भी फोन उठा के और अलग जाके बतिया के कहिएगा रुको ना थोड़ा सा बाद में बात ये करते हैं, पापा बगल में है। और पापा सब समझ रहे हैं क्योंकि पापा बुर्बक नहीं है, पापा यही सब करके आए। पापा सब समझ रहे हैं, लेकिन पापा भी सोचते हैं कि एकदम बेशरम हो गया बेटा, हम क्या करें। तो उसको अपनी इज्जत का परवाह है, लेकिन तुझे अपनी इज्जत का परवाह नहीं। तो आप दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन करो
कि पहले मैसेज उसेज कर दो कि हाँ हम फ्री है, तब बात कर पाएंगे। कि पापा के सामने फोन कर दिए, भैया के सामने फोन कर दिए, बहन के सामने फोन कर दिया। अब सोचो कि एक बहन के सामने किसी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, कितना बुरा लगता है। वो क्या सोचेगी, मेरे भैया भी उसी टाइप में से। फिर आपकी बहन करेगी तो फिर क्या गलत है? जब आप प्यार करते हो तो बहन को भी करने दो, फिर अलाई करो। नहीं, उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, आपको इज्जत की इसकी कोई परवाह नहीं होती है। समझा? एक डेयरी मिल्क दे के जाओ ना, मान जाएगी। चलो ठीक है, सवाल 18 के बाद 19 देखते हैं। C16 के एक अणु में कितने षट्कोणीय पचकोण होता है? तो C16 जो होता है, इसको हम लोग कार्बन का अपरूप है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के अपरूप है, पहली बात। दूसरा, इसका जो आकार होता है ये फुटबॉल के आकार का होता है। आकार कैसा होता है? फुटबॉल के आकार का होता है। मतलब इसमें 38 फलक होते हैं। इसमें फलक कितना होता है? 38। इस 38 फलक में 12 फलक जो होता है ये पंचकोण होता है। 12 फलक कैसा होता है? पंचकोण होता है। और 20 फलक जो होता है ये 20 फलक षटकोण होता है। कैसा होता है? षटकोण होता है। कोबाल्ट 16 का जो है यूज कैंसर के उपचार में भी होता है, कैंसर उपचार में भी होता है। तो इतना बातें आपको जानना बहुत जरूरी था। अरे आपको हो सकता है नए क्वेश्चन आपको मिला होगा, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ इतना ही। ठीक है, 19 के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 पे बढ़ते हैं। और सवाल है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। मतलब कि किसमें कम अम्लीय जो है अम्लीय क्षमता है, क्षमता, अम्लीय क्षमता है। इसमें सबसे अधिक जो है अम्लीयता फ्लोरो एसिएंट में होता है। मतलब फ्लोरो एसिटिक अम्ल, फ्लोरो एसिटिक अम्ल जो है उससे ज्यादा होता है क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लोरो एसिटिक अम्ल उससे ज्यादा होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और उससे ज्यादा होता है ब्यूटारिक अम्ल। मतलब हम समझ सकते हैं कि ये तो लिख के अरेंज हो गया। इन कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिएगा तो ब्यूटारिक अम्ल सबसे कम होगा। घटते हुए क्रम में देख सकते हैं आप लोग, ब्यूटारिक अम्ल सबसे कम होगा। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। फिर आपको सेट नंबर 4 में मिलेंगे कल आप लोगों से। जाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा जो है कहानी सुनाना चाहते हैं, ताकि आप इससे मोटिवेट हो और आपका जो है हौसला टूटे ना। एक पेड़ पर 3 चिड़िया रहती थी। एक मिडिल क्लास का था, एक लोअर क्लास का था, और एक हाई फाई क्लास का था। तीनों चिड़िया जो था उसकी सबका अलग अलग स्पेशलिस्ट था, सबकी अलग अलग विशेषता था। जो लोअर क्लास का जो चिड़िया था वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए दर दर भटकता था, और वहां से जो है सारे दाना खाने की जो भी वस्तुएं है वो चुन कर लाता था और अपने बच्चे को खिलाता था, और अपने बच्चों को भी कोशिश करता कि उड़ना सिखाए। मिडिल क्लास का था, वो भी अपने बच्चे को कहता था कि ज्यादा दूर मत जाना, बस इसी पेड़ पर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कीजिए। और जो मिडिल के ऊपर था हाई, वो अपने बच्चों को एक बेहतरीन घोंसला बना के दे रखा था, और एक ही बात उसको सिखाता था कि घोंसला से बाहर मत जाना, नहीं तो तुझे धूप लग जाएगा। डाल, इस डाल से उस डाल मत जाना, हो सकता है तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। बहुत प्रेम करता था अपने बच्चों से। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, और यह तूफान जो है एक बेहतरीन कार्य किया। और वह कार्य क्या है कि जो सबसे ऊपर क्लास के जो चिड़िया था, जो घोंसला बना रखा था अपने बच्चों के लिए, वो घोंसला नीचे गिर गया तूफान में। अब जैसी घोंसला गिरा, अपने बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया था, अब बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया था, घोंसला टूट गया, घोंसला के साथ साथ उसके बच्चे भी गिर गए। और मिडिल क्लास के जो बच्चे थे उनको ई डाल से ऊ डाल तरपने आता था, क्योंकि उतना ही शिक्षा मिला था।
तूफान इतनी तेज था कि 2-4 दाढ़ें भी गिर गई। अब 2-4 दाढ़ें गिरी, वो बच्चा जो है इस डाल पर से उस डाल पे तरफ नहीं पाया और वो भी एक दूसरे डाल से चपाकर मर गया। सबसे मिडिल क्लास के जो बच्चे थे, उन्हें पंखों में जान था, उन्हें उड़ना आता था। इसलिए उसने क्या किया, तुरंत अपना जो है पंख फैलाया और उड़ के दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गया और वो आज भी सुरक्षित है। कहानी का मैं कहने का क्या मतलब है, इससे क्या सीख मिलते हैं आपको कि यदि आपको हौसला मिला है बन के, मतलब आपको घर दरवाजा मिल गया बन के, तो आप ये मत सोच के बैठल रह जाइए घर में कि अरे सब कुछ तो मिला हुआ है, ये है, अब हमको करने का जरूरत क्या है। ऐसा मत सोच के मत बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपका पंख कमजोर हो जाएगा और आप उड़ नहीं सकते, उसी हौसला में मर जाइएगा आप। इसलिए हौसले बना के मत दीजिए अपने बच्चे को। यदि आप गार्जियन में से है, कोई दिख रहे हैं हमको, तो ये शिक्षा यही कहता है कि आप अपने बच्चों को हौसले बना कर देने से ज्यादा महत्व दीजिए, उसको पंखों में जाने दीजिए, उसके हौसलों में जाने दीजिए, ताकि वह जहां जाकर उड़ सकता है, जहां मन करे वहां घोंसला बनाए। इसलिए आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। यदि वह अच्छे डिपार्टमेंट में बैठ गया तो जिधर चाहेगा वहां जगह जमीन खरीदेगा, वहां घर द्वार बनाएगा, जहां मन करेगा वहां फ्लैट खरीदेगा, वहां घर बनाएगा। आप एक गांव में घर बना के उसको दे दिए है, अब वो उसी में अभिभूत है, तो उसका कुछ नहीं होना है। एक दिन उसकी नैया क्या है, डूब जानी है, क्योंकि आप उसको नैया बना के दे दिए है, तैरना नहीं सीखा है। नैया जिस दिन पलटी उस दिन वो डूबना तय है, नैया भी डूबेगी और वो भी डूबेगा। इसी के साथ आज हम लोग सेट को समाप्त करते हैं। यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका कमेंट हमें और एनर्जी देता है, इसलिए आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और एक बात और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑफलाइन में भी आप लोगों का बैच चलना स्टार्ट हो गया है। हमारे संस्था से आइए, जुटिए। मैथ वहाँ हम पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए बाकी टीचर भी है, अच्छे अच्छे फैकल्टी है, और बेहतरीन तरीका से, क्योंकि सारे हमारे देख रेख में हो रहा है, तो अब जो है किसी प्रकार की इतना भी कमी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो काम हमारे देख रेख में होगा उसमें कमी होने नहीं देंगे। हम ज्ञान दे देंगे लेकिन कमी नहीं होने देंगे। तो वहाँ मैथ हम पढ़ाएंगे आपको, साइंस भी हम पढ़ा देंगे आपको, बाकी सब्जेक्ट बाकी टीचर पढ़ाएंगे, जैसे रीजनिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी है, सबका अपना अपना टीचर है। ऑफलाइन में भी आप जुट सकते हैं हमसे। बहुत जल्द उसका बैच का घोषणा भी हम यूट्यूब पे करने वाले हैं और ऑफलाइन में भी करने वाले हैं। पोस्टर भी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे संस्थान के आसपास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, फिर हम बातें करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।